अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन का रहा सहा शोरगोगा भी आज खत्म हो गया है। आपने टेलीविजन स्क्रीनों के ऊपर आज का सबसे बड़ा तहलका जो सियासत में आया है वो पढ़ लिया होगा, जो यलजिला आज आया है इधर हमारे यहाँ सियासत के अंदर कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। मैं समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब की मुस्लिम लीग के बाइकाट होने की वजह से अब इलेक्शनों के दिनों में पोलिंग स्टेशनों पर एक बंदा नहीं नजर आएगा, बाकी सारे आएंगे नजर, बस एक बंदा नहीं नजर आएगा। देख लेना, राशिद कुरैशी ने नहीं होना। एक पेशगोई मैं भी करूं। कौन सी? मुशर्रफ साहब 100 मरतबा इलेक्शन का बायकॉट कर दें, इलेक्शन वाले दिन तुम देखना उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले जो है ना वो बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, देख लेना। किसी और को वोट डाल दे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। हाय 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 यार, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं होगी इलेक्शन में अगर, तो फिर क्या होगा यार, क्या होगा? बेरंग बेरौनक इलेक्शन। हाय 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 हाय, बहुत बड़ा धचका लगना है देखना इलेक्शन ट्रांसमिशन को। किसी चैनल ने इलेक्शन सेल बनाया था, किसी ने इलेक्शन स्टेशन बनाया था, किसी ने इलेक्शन सिटी बनाया था, किसी ने इलेक्शन 2013 बनाया था। धरे के धरे रह गए यार, नए फर्नीचर उधर पड़े रहेंगे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही नहीं होगी तो क्या आएगा उधर रौनक का भैया। यार तो मुशर्रफ साहब का प्रॉब्लम भी तो जरा सोचो ना। क्या जी? कि वो बेचारे इतने कम दिनों में अपने हजारों उम्मीदवारों को कैसे इत्तला देंगे कि हमने बाइकआउट कर दिया। हाय हाय, उनके पास तो कोई सस्ता पैकेज भी नहीं जिससे वो फोन कर करके सबको बताए बेचारे के मैंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। हाँ, एक तरीका है, क्या? अपने नौकर को कह देंगे यार सब्जी लेने जाएगा तो राशिद कुरैशी को कह दे मैं नहीं इलेक्शन लड़ना। राशिद कुरैशी साहब तो पहले नहीं लड़ रहे थे। हाँ जी, नहीं करोड़ों राशिद कुरैशी इनके हमायती हैं, उनको बताना जरूरी है। वैसे माजिद के साथ आप दोनों खामखा मुशर्रफ का रिकॉर्ड लगा रहे हैं। शुक्र करो हम रिकॉर्ड लगा रहे हैं, अब तो मुशर्रफ साहब का कोई इश्तिहार नहीं लगाता। अखबारों वाले भी कह देते हैं भाई जी स्पेस नहीं है, हमें आमल बाबे का इश्तिहार मिल गया। अजीज साहब, वो हमारा रेगुलर कस्टमर है, हम नहीं आपका लगा सकते। आपने तो कुछ साल 2 साल बाद लगवाना होता है इश्तिहार, हमने नहीं लगाना। खामखा आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको पता है कितने फैंस हैं उनके, खासतौर पे बैरूने मुल्क? जी जी, कई एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं, ये ज्यादा कर दिए, ये ज्यादा कर दिए। 11 तक नहीं, बात तो 1 तक मुक गई हुई है। अच्छा यार बस करो आप, यार बस करो आप। तुम क्या मुशर्रफ साहब को लेके बैठ गए हो। मौजू हमारा आज का ये था कि वोट डालते वक्त हमारी पहली तरजीह जमात होनी चाहिए या उम्मीदवार होना चाहिए। यार मैं भी तो इसीलिए रो रहा हूँ मुशर्रफ साहब की पार्टी का कि मस्कीन सी पार्टी है, इसे क्या जरूरत है हमें इलेक्शन में अपनी टांग अड़ाने की। आपके पास है ही नहीं इतने कैंडिडेट, मस्कीन से आपकी पार्टी है, आप इलेक्शन से परे होके बैठे आराम से। क्योंकि पार्टी को वोट देना होता है, बंदे को तो नहीं ना वोट देना होता। नहीं, बंदे को भी वोट देना होता है, ये क्या बात है? सिर्फ पार्टी को तो नहीं, बंदा भी तो देखना चाहिए कि बंदा कौन सा खड़ा किया पार्टी ने। यार बंदे को किसने देखना है? पार्टी को देखना है कि बंदे को देखना है? अच्छा, पार्टी ने सारे काले चोर जमा करके उनको टिकट दिए हो तो उनको वोट दे देना चाहिए। यार ये बात नहीं है, पार्टियां जो होती हैं वो हमें नहीं सारे काले चोर इकट्ठे कर लेती, वो सोच समझ के कैंडिडेट खड़े करती हैं। पार्टी का एक मंशूर होता है, बंदे का तो नहीं मंशूर होता। बिल्कुल तुम दुरुस्त कह रहे हो कि जमाती इंतखाबात में सियासी जमात को वोट दिया जाता है, लेकिन ये तो ना कहो कि उम्मीदवार को देखा ना जाए, उम्मीदवार की सिरे से कोई अहमियत ही नहीं होती। बहरहाल उम्मीदवार जो जमात है वो जिस तरह के उम्मीदवार खड़े करती है उससे ये बात रिफ्लेक्ट होती है, इस बात का पता चलता है कि वो सियासी जमात जो है वो किन नजरियात की हामिल है। यार अगर एक अच्छी पार्टी है, एक पॉपुलर पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, उसने मुल्क और कौम के लिए अच्छा मंशूर पेश किया है और इत्तफाकन आपके हलके में उनका कैंडिडेट ठंडाई आंख है, जिसे बर्फ कहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, सियासी जमात ने जिस मंशूर पर अमल दरामद का वादा किया है उस पर अमल दरामद करवाना किसने? सिर्फ एक पार्टी के सदर ने या सेक्रेटरी ने तो नहीं ना करवाना, तमाम
तमाम जो उसके होंगे उम्मीदवार जीत कर कौमी असेंबली में, सेनेट में, सूबाई असेंबलियों में पहुंचेंगे, उन्होंने ही अमल दरामद करवाना है मैं ना। कह रहा हूं ना कि अगर आपके इलाके में तगड़ी पार्टी जिसको आप वोट देना चाहते हैं उसका अगर कैंडिडेट ठंडा या बर्फ भी है तो उसको वोट दे दें, चूंकि उसने जाके आगे उस पार्टी को वोट देना और पार्टी ने बैठ के ये बात को गोलमोल करने की कोशिश ना करो। अगर कोई सियासी जमात किसी नॉन बदनाम आदमी को टिकट दे देती है तो तुम कितना हौसला करके उसको जाके वोट डाल के आ सकते हो? कैन यू डू इट? यार मुझे पता है कि इसने जाके वोट तो पार्टी को ही देना है ना, इसने अपने पास घर तो नहीं ना रख मेरी बात सुनो भाई, उसका कैरेक्टर तो देखा जाएगा ना। और हैरत है कि एक सियासी जमात ऐसे शख्स को भी टिकट दे सकती है। यार मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी को वोट देने के लिए यही होता है कि उस पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा है आपके इलाके में, आप आंखें बंद करके उसे वोट दें। जिस तरह सारे दरिया नहरें जाके गिरती समुद्र में ही हैं, इसी तरह ये लोगों ने इलेक्ट हो गए, पार्टी के बंदों ने जाना तो उधर पार्टी में ही होता है। ओ भाई मेरी बात सुनो, फिर दरिया को वोट देना चाहिए ना, गंदे नालों को वोट नहीं देना चाहिए। गंदे नाले भी जाके उसी समंदर में गिरते हैं, अपना अपना रंग लेके जाते हैं, अपना अपना जायका लेके जाते हैं। यार मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये है कि तुम मुझे ओ भाई कह के ना बुलाया करो, सर का करो सर। इससे मेरा मायार गिर जाता है जब तुम कहते हो भाई। ये तो बंदा गाड़ी में जाते हुए टांगे वाले को भी कह देता है भाई क्या कर रहे हो, सर कह के बात किया करो, मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा सर, यार अब मैं सर कहूंगा तो कहोगे तंजिया कह रहा हूं मैं। नहीं क्यों तंजिया कह लगता ही रहा ऐसे। हूं, मुझे भावे महसूस होता है तुम कहोगे। अच्छा सर मेरी बात सुने, मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूं कि उम्मीदवार को भी देखना चाहिए सियासी जमात के साथ साथ। बस यार यही मैं कलप रहा हूं कि जो ईमानदार बंदा है उसको अगर मैं वोट दूंगा, उस बेचारे ने तो अपना वोट भी कास्ट करके जाके फिर दुकान खोल लेनी है, क्योंकि उसको पता है फायदा तो है कोई नहीं, मैंने हार नहीं यार, तो मुझे क्या फायदा उसको वोट देने का। जो मर्जी हो जाए, तुम्हारा जमीर तो मुतमईन होगा ना, और आखिरत में भी सुरखरू होगे। लो अच्छी भली दलील मेरे ये में आई थी, आखिरत का जिक्र करके डर के वो दलील बुला दिया। हम पिछले कई दहाइयों से एक बात सुन रहे हैं कि फलां लीडर खुद तो बहुत अच्छा था लेकिन उसके मुशीरों ने उसे मरवा दिया। ये मुशीर कौन होते हैं? यही साथी है ना, यही एमएनएस है, यही सेनेटर्स है ना, ये जो इसके गिर्द घेरा डाल लेते हैं लीडर के गिर्द, वो उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं जाके। चलो ठीक है भाई जी, ठीक है, अब आखिरत की बात हो गई है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। निगरान वजीर इत्तलात और नशरियात आरिफ निजामी ने कहा है कि 11 मई को ना मोबाइल सर्विस बंद होगी और ना ही बिजली जाएगी। बहुत मेहरबानी निजामी साहब, ये तो आपने बड़ा कर्म किया जी आवाम के ऊपर। बल्ले बल्ले बल्ले, लो जी, ना मोबाइल फोन बंद होना है ना ही बिजली बंद होनी है। वोट फिर रहने देते हैं, उस दिन फिर वॉशिंग मशीनें ना लगा लेगा। यार बिजली उस दिन आनी है, तुम हंस रहे हो, 1.5 महीना हो गया मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं लगी। निजामी साहब से कहो कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ही लगने दें इलेक्शन वाले दिन भी। यार क्या फायदा, ऐसे लगेगा किसी दूसरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है। यार पाकिस्तान ही लगेगा मगर ईद का समा लगेगा। हाय 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 हाय, बिजली आ रही होगी, उधर वॉशिंग मशीनें लगी होगी, उधर टीवी पे फिल्में चल रही होगी, उधर ग्राइंडर में गरम मसाला पीसा जा रहा होगा, उधर इस्त्रियां लगी होंगी, चमाचम कपड़े इस्त्री हो रहे होंगे। हाय हाय हाय, इंटरनेट लगा के नौजवान सारे बैठे होंगे फेसबुकें खोल के। हाय हाय, छोटे बच्चे गेमें खेल रहे होंगे कंप्यूटर पे। वाह वाह वाह, घरों की टलियां बज रही होंगी। कई सालों के बाद ऐसा दिन आएगा जिस दिन सारा दिन बूहे खड़काने की बजाय टलियां बजेंगी। वाह 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 वाह। मगर निजामी साहब, अगर सारा दिन घरों में बिजली आई तो फिर वोट डालने कौन जाएगा जी? वोटों का टर्नआउट बहुत घट जाएगा हजूर, लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना। ये बड़े सालों के बाद ऐसा दिन आना है कि सारा दिन बिजली नहीं जानी। ऊपर से हजूर आपने कह दिया कि मोबाइल भी बंद नहीं होगा। उस दिन तो सारा दिन चार्जर लगा के साथ फोन कन्नों के लगा के किसी ने वड्डी फूफो को मॉन्ट्रियल मिलाए होना है 7.5 घंटे की कार।
पैकेज ही ऐसा ऐसा आ गया निजामी साहब, आपको क्या बताऊं मैं। किसी ने जदे भतीजे को मिलाया होना, अदनान असना की हाल है, कामा नवा लग गया ही। शुक्र है अल्लाह दा, जद अपना उमरा करन गया तो मेरे लिए दुआ मंगी आई। चाची अपने लिए भी मांगी यार दुआ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੜਮੂਸਾਂ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਆਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੜਮੂਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੜਮੂਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਬਸ। ਇਹ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੜਮੂਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੋਰ ਕੀ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਕੂੰਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਣਾ ਕਦੋਂ ਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਪਾਣ ਜਾਣਾ ਵੋਟ, ਮੇਰਾ बैलेंस ही नहीं मुकन दिया, मैं कद नहीं जाना। इसलिए निजामी साहब, अगर जनाब लोड शेडिंग ना हुई इलेक्शन वाले दिन तो टेलीफोन पे बातें बहुत बढ़ जानी है। इसलिए हजूर लोड शेडिंग जरूर करे ताकि लोग बाहर निकले वोट डालने के लिए। चेयरमैन पीआईए का कहना है कि फंड्स ना मिले तो दिसंबर में पीआईए बंद हो सकती है। वाह जी वाह, चेयरमैन पीआईए साहब क्या अच्छी तड़ी लगाई है आपने। हजूर कौन सी पीआईए बंद होनी है? पहले कौन सा पीआईए लाहौर से टम्बकटू, टम्बकटू से क्यूबा, क्यूबा से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से वेस्ट पोल जा रही है। क्यों मुझसे पीआईए का पोल खुलवा रहे हैं आप भैया? जेड़े 2.5 रूट रह गए आपसे, लाहौरों नारोवाल, नारोवाल से कसोवाल, कसोवाल से मलकवाल, वो उड़ाते जाए आराम से। अब कौन से फंड लेने हैं आपने, बस कर दे। अच्छा यार, मुझे वैसे बात दफा लगता है ये पीआईए, स्टील मिल और रेलवे, इनके जो भी सरबराह बनते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि हर महीने 2 महीने बाद ये बयान जारी करना कि अगर इतने अरब रुपए का इमदादी पैकेज ना मिला तो ये बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब इनको चाहिए अपने पांव पे खुद खड़े हो, ईद तक कम कटो ना, उसके बाद ईद वाले दिन फतराना इकट्ठा करके पीआईए चलाना, हमने नहीं देने फंड। अच्छा जी, हमजा शहबाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत से तीर अंदाजों की सफ़ें बिखर गईं और साइकिल के कुत्ते फेल हो गए। ये किसने कहा है? हमजा शहबाज। वाह 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 वाह, हम यशबाज साहब, तीर भी हो गया, साइकिल भी हो गया, ठीक है, मगर जिस चीज का आजकल आपको स्यापा पड़ा हुआ उसका आपने ये कर ही नहीं किया। हयोर बल्ला और ये येड़ में रखें कि ये बल्ला होने नहीं, ये कल्ला, इसकी को फिक्र करे हजूर। आप उन पार्टियों के पीछे पड़े हुए जो बेचारी वेंटिलेटर पे लगी हुई है। मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज साहब अभी खुद छोटे हैं ना, इसलिए इनको छोटी छोटी पार्टियों की जिम्मेदारी दी हुई है। बड़ी पार्टियों के साथ इनके बड़े लबुर्दाजमा है। हाँ हाँ, हमजा शहबाज साहब को इनकी ड्यूटी दी हुई है, ये अपना कैंची, उस्तरा, तीर, साइकिल, दातरी, कई, चाकू, नेल कटर, सुई, उई। यार भाजना तो किसी को इंतखाबी निशान जनरेटर नहीं मिला तो राजा साहब ने उसके खिलाफ रेट नहीं की कि ये तो मेरा निशान है। पाकिस्तान में इसको इतना ज्यादा मैंने इंट्रोड्यूस कराया है राजा परवेज अशरफ ने, और ये जनरेटर आपने दे दिया किसी और को। जो जनरेटर इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में है ना, वो खरीदा हुआ है, रेंट पे नहीं है। अच्छा नहीं, फिर नहीं बनता उनका। जापान में टमाटर हेयर स्टाइल की मकबूलियत बढ़ने लगी, हर शख्स बालों का यही अंदाज बनवाना चाहता है। वाकई ये उधर जापान में टमाटर स्टाइल बहुत ज्यादा मशहूर है। वो टमाटर की तरह इधर गोल बाल किए होते हैं उन्होंने, जिस तरह इधर हमारे वो बड़ा मशहूर है ना कमाद स्टाइल, वो कौन सा? स्पाइक्स। वो कमाद की तरह सीधे खड़े होते हैं, उसको देसी अंदाज में कहते हैं कमाद स्टाइल। एक शटाला स्टाइल होता है, वो क्या? बाल ऐसे पीछे कंधे के ऊपर लटके होते हैं, जैसे मज के आगे शटाला नहीं लटका होता, उसको शटाला स्टाइल कहते हैं।
एक हरी मिर्च स्टाइल मूंछ निकली हुई है, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, उसको कहते हैं हरी मिर्च स्टाइल। धनिया स्टाइल देखा है तुमने कभी? वो कौन सा है? इधर जिसके 3-4 बाल हो ना, कभी इधर को डिग रहे हो कभी इधर को डिग रहे हो, उसे धनिया स्टाइल कहते हैं। एक कद्दू स्टाइल तो खैर बड़ा ही पॉपुलर हो चुका है अब, जैसे लतीफ खोसा साहब का हेयर स्टाइल। नहीं, वैसे कई कद्दू स्टाइल अब नारियल स्टाइल भी बन गए हुए हैं। वाकई अरे हेयर स्टाइल बहुत पॉपुलर हो गए हैं। एक पठा स्टाइल होता है, यानी बताऊं स्टाइल, ये जो राजा परवेज अशरफ साहब कराते हैं। बहुते बाल काले कर ले तो उसको पठा स्टाइल कहते हैं। एक बड़ा मजलूम हेयर स्टाइल है, उसको कचूमर स्टाइल कहते हैं। अच्छा। उसका तो तुम्हें पता ही होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे बंदा बेगम से पैंटी का के बाद में शीशा तो नहीं ना देखता। कचूमर स्टाइल वो होता है जो बेगम ऐसे बालों से पकड़ के तो स्टाइल बनाए, बाद में देखो ये शीशे में कचूमर स्टाइल बना होता है। ये मुझे तुम्हारे मेकअप मैन ने बताया था। मैंने कहा यार बड़ा स्टाइल बनाते हो जनाब साहब का। कहता जी मैं नहीं बनाता, घर से बनवा के आते हैं। कहता जनाब देख ले जो आजकल पुराने शो चल रहे हैं उसमें उनका स्टाइल कैसा। एक शाबाश स्टाइल भी होता है जो मेरा है, शाबाश। अपने लिए शाबाश। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये कचूमर स्टाइल बनवाने में दर्द तो बहुत होती होगी। नायरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर हफ्ते में जुम्मे के जुम्मे अपनी मुखबरियां पेश करता हूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एतवार के एतवार घरों में जाले उतारे जाते हैं। ये जो मेरी मुखबरियां होती हैं ये भी एक किस्म का मुआशरे का जाला होता है जो मैं उतारने की कोशिश करता हूं, मगर कुछ समाज दुश्मन अनासर ने पिछले जुम्मे अपनी तरफ से बड़ा फलसफा मार रहा है, जाला उतार रहा हूँ। तुम सड़ो 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 सड़ो, पूजो पूजो, बूझो बूझो उर्दू में। अजीजी साहब, मुझे समाज दुश्मन अनासर में शामिल किया है। सही किया है, तुम लोगों ने मिल के पिछले हफ्ते मेरी मुखबरियां तलफ की थी। हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे दवाई डाल के सुंडी तलफ करते हैं। मगर नायरीन, आज मैं किसी के भरोसे पे नहीं रह रहा। आज मैं खुद ही अपनी मुखबरियां पेशे खिदमत करके आपसे दाद वसूल करूंगा। डिश 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 डिश। नायरीन, जो पहली मुखबरी मैं आपको पेश कर रहा हूं, आई नो कि मेरे दुश्मन अनासर सड़ रहे हैं कि ये फिर अपनी मुखबरियां ले आया है। पहली मुखबरी के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिल्म स्टार मसरत शाहीन साहिबा, जो अब एक सियासी लीडर बन चुकी हैं डेरा इस्माइल खान में, उनके मुतल्लक मेरा मुखबर बताता है कि उनको उनकी पार्टी को इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। इंडिविजुअली तौर पे उनको इंतखाबी निशान मिला है चूड़ियां, मगर उनकी पार्टी को इंतखाबी निशान नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने जाके डिप्टी डायरेक्टर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और कहा कि भाई मेरी पार्टी को क्यों नहीं आप इंतखाबी निशान दे रहे। जिस पे डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि हजूर आप लेट हो गई हैं, इसलिए अब आपको इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। फिर वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि देखो वो ये डिप्टी डायरेक्टर है ना, वो मुझे इंतखाबी निशान नहीं दे रहा। वो जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे वो शायद 8 लवर इंसान ठहरे, फिल्में देखते होंगे। उन्होंने कहा डिप्टी डायरेक्टर को कि क्यों नहीं दे रहे इंतखाबी निशान। डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा कि हयूरे वाला चूंकि वक्त गुजर चुका है इसलिए मैं तो इनको इंतखाबी निशान नहीं दे सकता, अगर आप अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी निशान देना चाहे तो दे दे। जिस पे मसरत शाहीन साहिबा सीख पा हो गई, पता नहीं सीख पा या सीख शेर हुई है, ये नहीं मेरे मुखबर का पक्का पता, मगर उसने कहा कि उन्होंने उधर रौला डाला कि मैं आप लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगी, मैं आप लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। फिर बाहर निकल के वो सीधा घर चली गई।
वैसे अजीज साहब एवी खामखा उन्होंने तड़ियां लगाई, टाइम तो निकल गया था। अल्लाह लोग कहे जिस तरह एक घरेलू खातून घर में रोटियां लगाती है, इसी तरह सियासी खातून अपनी फील्ड में तड़ियां लगाती है। डिश 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 डिश। ये क्या था? ये अखीर पे सांप गिर गए हैं, नुकसान वाली मखबरी सुनाने लगा। एक भाई साहब जो एक दफा पहले नून लीग की तरफ से MNA बन चुके हैं, इस दफा भी उनको फुल यकीन था, बल्कि उनको यकीन दिलाया भी गया था, दिलासा भी दिया गया था, जिसे इंग्लिश में तसल्ली कहते हैं। क्यों शुरू कर देती हो तुम? हद हो गई यार, तसल्ली नहीं कहते दिलासे को, कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं तसल्ली। इसके स्पेलिंग है TASSLY, तसल्ली। अब ये नहीं मुझे पता कि इसमें डबल एस है या सिंगल एस है, ये डाउट है। बाकी स्पेलिंग ठीक है, लफ्ज अंग्रेजी का ही है। हाँ। लो जी, उनको तसल्ली भी दिलाई गई कि आपको इस दफा भी MNA की टिकट देगी नून लीग, आप फिक्र ना करें। भाई साहब ने कहा कि बाद में पेंटरों ने, पोस्टर लिखने वालों ने, और सच मुझे याद है, पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ जाते। उन्होंने कहा कि कहीं पोस्टर छापने वाले या बैनर लिखने वाले फिर मसरूफ ना हो जाए, मैं पहले लिखवा के रख लूं। उन्होंने हजूर क्या किया बेचारों ने कि 10 लाख रुपए के बैनर और पोस्टर छपवा लिए। तुम इसी पे ओए होए होए कर रही हो, साथ होर्डिंग भी बनवाए थे। हर पोस्टर, हर बैनर और हर होर्डिंग पे उन्होंने अपनी पूरी बब्बर शेर तस्वीर लगा के, साथ नवाज शरीफ साहब की इधर सजियात फोटो लगा के, इधर धारीदार शेर बनवाया। धारीदार शेर महंगा बनता है, सादा शेर सस्ता बनता है, तुम्हें पता है? बड़ा पैसा लगता है धारीदार शेर बनाने पे। अच्छा। उसके नीचे उन्होंने बेहतरीन करके अपना नाम शाम लिखवाया, शेर, इंतखाबी निशान, हल्का नंबर, ये वो सारा शबा किया उन्होंने। अच्छा। लो जनाब, जब उन्होंने सारा कुछ छपवा लिया तो एक टेलीफोन आया, बेल हुई होगी, यह टेलीफोन की बेल ही होती है, आवाज तो आती नहीं है, भाई चौक लो। वो बेल हुई, उन्होंने फोन उठाया, हेलो जी आइंदा MNA बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? उधर से आवाज आई, नून लीग के ऑफिस से बोल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, सुना मुबारक ही देनी होगी। उन्होंने कहा नहीं जनाब, आपको तसल्ली देनी है, मुबारक नहीं देनी। क्या मतलब? उन्होंने कहा भाई जी बात तसल्ली में रहे, अगली दफा आपको टिकट मिलेगी। इस दफा आपकी सीट पर ये फटा बन गया था तो मियां साहब ने कहा खुदा हाफिज, शब्बा खैर, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी उधर से दफ्तर वालों ने तो टुडू करके फोन बंद किया ना। इधर जो भाई साहब फोन कर रहे थे MNA साहब, उनकी खुद ही टुडू निकल गई। फोन उनके हाथ से नीचे गिर गया, तार के साथ रिसीवर लटक रहा था। डायरेक्टर ने रिसीवर का शॉट लिया तो यूं महसूस हुआ कि किरदार फौत हो चुका है, मगर नहीं, किरदार अभी जिंदा था। उसने फौरन रिसीवर उठा के कान से लगाया है, वही रिसीवर जो उधर लटक रहा था ना नून लीग के नाम से, उसी को उठा के उसने कान से लगाया। तो उसने मिलाना शुरू कर दिया तरीके इंसाफ वालों का। अच्छा। उसने कहा भाई जी मेरे लो हाँ दे दियो मैनू टिकट। उधर से हाँ हो गई। लो जी उनको तरीके इंसाफ की टिकट मिल गई। उन्होंने जनाब पेंटर को बुलाया जिसने 10-12 लाख के पोस्टर पाड़ के, नहीं उसने तो नहीं पाड़े, इसने तो छापे थे, पोस्टर छाप के भेजे थे, और जिसने बैनर लिख के भेजे थे और होर्डिंग बनाई थी। पेंटर आ गया, उन्होंने कहा पियाओ चाय शाय नो, चाय शाय पिया। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपया मैं लगा बैठा हूं। अब ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की फोटो है, यह तुम्हारे फन का कमाल होना चाहिए कि इसी को इमरान खान की कर दो। और इधर ये जो शेर बनाया तुमने तारीदार, इसी को तुम तंदीदार बैट बना दो। हाय हाय हाय। उसने कहा भाई जी बात सुने, ये जो अपना नवाज शरीफ साहब की फोटो है, इस पे तो इमरान खान साहब की फोटो चलो चिस्पा हो जाएगी। अच्छा। ये जो तारीदार शेर है, इसको कैसे मैं बल्ला बनाऊं? उन्होंने कहा यार 12 लाख लगा, फिर शेर तो ही तंदी कर दे। उसने कहा भाई जी ना करे, शेर पे तंदी करे तो वो काट भी लेता है। उन्होंने कहा यार खुदा के लिए ये ना करो, जितने पैसे कहोगे जनाब मैं दे दूंगा, इस अपना शेर को भी बल्ला बना दो, इस पे किसी तरीके से तंदी शंदी चाड़ो। लो जी 1.5 लाख में अब सौदा हुआ है।
اب اس نے بیچارے نے اسی شیر کو تندی چاڑ کے بلا بنانا ہے اور اس کے نیچے لکھنا ہے کہ تندی باز مخالف سے نہ گھبرایا تھا. ہے شیر. یہاں میں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں نگران وزیر اعظم جناب میر ہزار خان کھوسو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ابھی آپ نے میرا قوم سے خطاب بھی سنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی لمبی بات میں نے کی ہے، لیکن نئی بات تو نہیں کی آپ نے اس میں. نہیں بے شک نہیں کی، مکمل تو کی ہے نا جی. یہی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ساری تقریر میں کر گیا ہوں. حالانکہ تقریر شروع ہونے سے پہلے مجھے میرا پرنسپل سیکرٹری کہتا رہا ہے سر آپ خدا کے لیے تقریر چھوٹی کر لے، یہ 2.5 صفحے ہے جناب. اور میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، 2.5 تو صفحے ہے. کہتا جناب آپ کو ڈاکٹر نے آدھے صفحے سے زیادہ منع کیا ہوگا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. قوم و ملت کے لیے میں اپنی عوام کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن کھوسو صاحب آپ کو کوئی نئی بات تو کرنی چاہیے تھی نا. نئی بات کیا کروں جی، 16 کے آگے اب 17 کا پہاڑا سنا دوں. 16 تک پہاڑے اب وہ لوگوں نے سنے ہوئے، اب نئی بات کیا کروں میں. الف سے یہ تک اردو ہے وہ سب نے سنی ہوئی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. اب یہ کہ آگے میں کہاں سے اردو لے کے آؤں، کیا نئی بات کروں. یہاں تک تو بات ہو چکی ہے کہ اس سے سستی صرف خاموشی. اس کے بعد اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تک تو کہہ دیا لوگوں نے کہ آپ نے کرینہ کو دیکھا. اس کے بعد اب کیا بات رہ جاتی ہے کرنے والی، کیا نئی بات کروں مجھے بتایا. وہ جو ایک بندہ کہتا ہے نا چلے لمبے عرصے تک، وہ میرے لیے ہی کہتا ہے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا کھوسو صاحب یہ تو فرمائے کہ حکومت کیسے جا رہی ہے؟ تمہارے منہ میں خاک کہیں نہیں جا رہی حکومت. ابھی میں نے بطور وزیر اعظم ایک جمعہ اور پڑھنا. کھوسو صاحب میرا مطلب تھا کیسی چل رہی ہے حکومت؟ اللہ کے فضل سے بہت اچھی چل رہی ہے جی ہماری حکومت. بلکہ فخرو بھائی نے مجھے کہا کہ کھوسو صاحب اگلی دفعہ بھی نگرانی کا موقع آپ کو ہی دیکھیں. میں نے کہا بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی. اچھا کھوسو صاحب لیکن عوام کو تو آپ کی حکومت کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. بالکل دیکھیں جی ہماری حکومت کا اگر فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے. ہماری ہومیوپیتھک حکومت یہ آپ نے صرف تعصب کی وجہ سے کہہ دیا کہ آپ کی حکومت کا فائدہ نہیں ہے، چونکہ آپ میڈیا والے جو ہے وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اچھا آپ لوگوں نے مجھے میرے منصب کے مطابق ٹی وی کوریج کبھی نہیں تھی. ہاں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجھے اقتدار میں لایا گیا تھا، آپ میڈیا والوں کو چاہیے تھا کہ سارے لوگ کیمرے لے کے 24 گھنٹے میرے پیچھے ہوتے. میں جب بھی میڈیا والوں کو بلاتا ہوں کہ میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے 6 بجے تشریف لے آئے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ پریس کانفرنس 9 بجے رکھ لے. 6 بجے عمران خان کا جلسہ ہے، 7 بجے نواز شریف کا جلسہ ہے، 8 بجے MQM کا جلسہ ہے. یار پھر ان لوگوں کے جلسوں کو اگر آپ نے کور کرنا تھا تو مجھے پہلے بتاتے، میں اچھا بھلا گھر بیٹھا ہوا تھا. مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہ وزارت عظمیٰ کا، میں نے تو وہ ٹی وی کے چکر میں یہ سنبھال لی تھی وزارت. حالانکہ میں نے یہ میڈیا والوں سے 2-3 دفعہ یہ کہا بھی ہے کہ بھائی دیکھو یہ نواز، عمران، الطاف وغیرہ جو ہے ان کے پاس تو ساری زندگی پڑی ہوئی ہے کوریج کے لیے. ہمارے پاس تو 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں، ہماری حکومت تو چلی جانی ہے. پہلے ہمیں تو کور کر لو یار، ادھر کیوں لے گئے ہو کیمرے؟ سنتا ہی کوئی نہیں میری بات. تو آپ پریس کانفرنس کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ اور جی میں پریس کانفرنس کر کے یہ لوگوں کو، اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انشاءاللہ انتخابات منصفانہ ہوگے اور اپنے وقت پہ ہوگے. تو کھوسو صاحب یہ تو پہلے کہہ چکے ہیں. جی وہ پہلے میں نے براؤن سوٹ میں کہا تھا، اب میں بلو سوٹ پہن کے کہنا چاہ رہا تھا. میری زیادہ ٹی وی کوریج اور تصویریں وغیرہ براؤن سوٹ میں، یہ میں چاہتا تھا کہ 2-3 اور کلر میں بھی سوٹ پہن کے تو ذرا تصویریں بنا لوں. یہ نہ ہو میرے پوتے پڑ پوتے جو ہے وہ ماں باپ سے یہی پوچھتے رہے کہ یہ دادا سچ مچ کے وزیر اعظم تھے یا انہوں نے مغل اعظم فلم میں وزیر اعظم کا پارٹ کیا تھا.
लेकिन खोसा साहब, सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का जो वैसे का वैसे ही है। देखो बेटा, जितनी मेरी उम्र है, हमारे जमाने में बच्चे बुजुर्गों के सामने नहीं बोलते। ये चलो बोले तो कोई बात नहीं, इसका मेरा तो थोड़ा ही फर्क। तुम खोसा बने हुए हो? जी 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 बेटा, क्या पूछा था? लोड शेडिंग का मसला जूं का तू ही है। हाँ, ये लोड शेडिंग के मुतालिक मैंने मीटिंग बुलाई थी जी। आते ही मुझे बताया गया जी कि 40 अरब रुपया चाहिए ये लोड शेडिंग खत्म करने के लिए। तो मैंने वजारत खजाना से कहा कि फौरी तौर पे 40 अरब रुपया जारी किया जाए। उन्होंने कहा जी कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर मैं खामोश हो गया। और जितने पैसे मौजूद थे उतने ही दे देते। हाँ जी, फिर मैंने यही कहा ना जी कि जितने हैं वो तो जारी करो। फिर मुझे वजारत खजाना वालों ने बताया कि खोसू साहब, इस वक्त नए पुराने नोट सारे मिला के कुल 162 रुपए पड़े हुए, और अगर साथ चेंज भी मिला ले तो 192 रुपए बढ़ जाते। ये चेंज इमरान खान वाली नहीं, ये पहाड़ है, पहाड़ है। तो वो सारा टोटल मिला के 192 रुपए बनते थे। और मैंने कहा यार और देखो क्या कर रहे हो। सारी वजारत खजाना के मुलाजमीन ने अपनी जेब में उल्टा के मुझे कुल 782 रुपए ला के दिए। और मैंने कहा यार चलो इतने में ही फिर कोई रोशनी का बंदोबस्त करो। वो फिर उन्होंने मुझे 4 पैकेट मोमबत्तियां ला दी। वो जब मैं अगली दफा आपके प्रोग्राम में आऊंगा तो ले आऊंगा साथ, वो आपको दे दूंगा। नाज़रीन, वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अच्छा खोसू साहब, फिर लोड शेडिंग के हवाले से आपकी तरफ से तो जवाब है? नहीं जी नहीं, जवाब नहीं है, कोरा जवाब है, कोरा। क्योंकि खजाने में पैसे ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैनेज करें। देखे, मैंने तो बहुत भाग दौड़ की है। मुझे तो ये बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे लिए चैलेंज था ये कि मैं अपनी आवाम को लोड शेडिंग के खात्मे से सुरखरू कर दूं, उनको मैं बिजली पहुंचाऊं। मैंने बड़ी भाग दौड़ की। मैंने तो अपने वजीरों से भी कहा कि यार तुम लोग ही थोड़े थोड़े पैसे निकालो। वो आगे से कहते हैं खोसू साहब, हमें अभी तैनात हुए ही हफ्ता हुआ, हम कहाँ से निकाले पैसे। कहते हैं हमसे पैसे ले ले तो फिर हमें भी 5-5 साल दे दो। अच्छा खोसू साहब, वैसे आपके कुछ वज़रा ने इस मुख्तसर सी मुद्दत को भी गनीमत जाना है और काफी कुछ करना शुरू कर दिया। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आपको ये इल्जाम तराशी करते हुए शर्म आनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पास सारे सबूत हैं। क्या सबूत है आपको? किसने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसके पास सबूत है आपके पास? मैं अर्ज करता हूँ, आपके एक वजीर सनत है शहजादा अहसन अशरफ शेख साहब। क्या जी? शहजादा अहसन अशरफ शेख साहब। एक वजीर है ऐसा जिसका मुझे नाम याद नहीं हो रहा। वही होगा ये। आप उनके नाम से भी आगाह नहीं है और उनके कारनामों से भी गालिबन आगाह नहीं है। जी जाहिर है, जिसका नाम ही नहीं मुझे याद आ रहा उसके काम से क्या आगाह होगा। चले मैं आपको आगाह कर देता हूँ। अच्छा जी जी, सच्ची मुच्ची न शुरू हो जाना। वजीर मासूफ ने अपनी वजारत की एक जॉइंट सेक्रेटरी नीलोफर हफीज को सिर्फ इस जुर्म की पादाश में फारिग करके घर बिठा दिया है कि उन्होंने उनके गैर कानूनी अहकामात को मानने से इनकार कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? जी, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि वजीर मौसूफ ने इन जॉइंट सेक्रेटरी साहिबा को कहा कि फौरी तौर पर समरी तैयार करो एक यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के इंतहाई जूनियर अफसर को एमडी यूटिलिटी स्टोर लगाने की, और दूसरा एक और अफसर को अपने साथ डायरेक्टर लगाने की। अब ये दोनों अहकामात गैर कानूनी थे। नीलोफर साहिबा ने ये दोनों अहकामात मानने से इनकार किया। अरे तो क्यों नहीं उसने वजीर का ऑर्डर माना? ये तो बुरी बात है। सिर्फ हुक्म ना मानने का मसला नहीं था। कहा यह जाता है मुबैना तौर पे खोसो साहब कि जिस अफसर को वो एमडी यूटिलिटी स्टोर लगवाना चाहते थे उनसे उन्होंने वजीर मौसूफ ने 1 करोड़ टॉफियां टिक्कियां वसूल कर रखी थी। टॉफियां टिक्कियां? ये क्या कह रहे हैं? मैं तो ऐसी बातें नहीं सुनता शुगर के डर से। एक और कारनामा भी अर्ज करूं इन वजीर साहब का। जाहिर है एक है तो फिर दूसरा भी होगा।
ये तो चाका खुलने की बात होती है। नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड का नाम तो आपने सुना होगा। जी सुना, जी सुना। इस इदारे के जनरल मैनेजर के पीछे ये वजीर सिर्फ इसलिए पड़ गए कि वजीर साहब एक कंपनी पशीन गुड्स को खाद की तरसील के लिए ठेका दिलवाना चाहते थे और जनरल मैनेजर साहब वज़ीद थे कि क़वाइद ज़वाबत के मुताबिक ही ठेका दिया जा सकता है, अखबार में टेंडर जारी होगा और उसके बाद ठेका दिया जाएगा। मुबैना तौर पर इस कंपनी से भी वजीर मौसूफ ने टॉफियां टिक्कियां ले रखी थी। लो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या? ये बंदा इस वजीर की कोई तीसरी बात भी सुनाएगा, क्योंकि जिसकी 2 बातें निकल आए ना, फिर आगे काफी निकलती। बातें तो काफी है, तीसरी भी अर्ज कर दूं? देखा है ना जी, निकल आई है ना तीसरी भी। सुनाए जी, सुनाए जी। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। इसी नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड के एक डिप्टी जनरल मैनेजर थे जो जाली डिग्री की बुनियाद पे आजकल मुअत्तल थे। मुबैना तौर पर 30 लाख टॉफियां टिक्कियां लेकर वजीर मौसूफ ने उनको बहाल भी करवाया, क्योंकि यही जो डिप्टी जनरल मैनेजर थे ये 50 लाख मजीद टॉफियां टिक्कियां देने के लिए तैयार थे कि अगर उनको डिप्टी जनरल मैनेजर की बजाय जनरल मैनेजर बना दिया जाए तो वो ये खिदमत करने के लिए भी तैयार। ओहो, लो जुनैद साहब, आपने तो इस बंदे की 3 करप्शन सुनाई है, मगर मेरा अपना तजर्बा ये कहता है कि और भी है। बिल्कुल है हजूर, कई हैं। मुबैना तौर पर यूटिलिटी स्टोर के कई अफसरान को वो मुअत्तल करके बहाल कर चुके हैं और जाहिर है कि किस शर्त पे बहाल किया होगा वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ओ हो, और सुनाए, अब तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। और ये अर्ज कर देता हूँ कि अपनी वजारत के 3-4 जो झैली इदारे हैं उनके सरबराहान से करोड़ों रुपया रिश्वत तलब की है। ओए होए होए होए, इसे कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के वजीर से। देखे जरा, थोड़ी देर के लिए आए थे, आप भी गंदा होया तो नाल सानू भी गंदा कराया। आप नहीं गंदे हुए खुदा न खास्ता। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के हवाले से गोज़ब आपकी शोहरत तो बिल्कुल बेदाग है। जी बड़ी मेहरबानी आपकी जी, मगर ये तो अपने अपने ज़मीर की बात है ना, वजीर तो ये मेरा ही है। शर्मिंदगी तो जाहिर है मुझे भी बहुत सख्त हुई है। चले यही काफी है जी। तो ये इसका नाम क्या था जी? शहजादा हसन अशरफ शेख। अच्छा, क्या बताया आपने? शहजादा एहसन अशरफ शेख। देखो, इसलिए इस तरह का नाम जानबूझ के रखा है ताकि मुझे याद ना हो सके। ये नाम आप मुझे किसी चिट पे लिख के दे दे, आज मैं याद करूंगा और कल इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। नाज़रीन, बदकिस्मती से ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।